बाकी आपने देख लिया, जैसे ही इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया तो आपके सामने ही अपना चौधरी फरीद साहब ने भी काफ़ी जोर लगाया कि असम्बलियां ना तोड़ी जाए। हालांकि मेरा अपना भी ज़ाती ख्याल था कि असम्बली को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ जो है वो निकल जाएं तो वो अच्छा है, क्योंकि इतनी दूर अभी इलेक्शन नहीं है। मगर बात असल में जो थी कि वो 2 साल की और एक्सटेंशन चाहते हैं और वो लेना चाहते हैं, और उनको पूरा यकीन है कि हम 2 साल की और एक्सटेंशन लेंगे, जिसकी वजह से इमरान खान ने बोला कि मैं असम्बलियां तोड़ देता हूं। और जब असम्बलियां तोड़ने का उसने ऐलान किया तो आपने इनकी चीखो पुकार सुन ली, क्योंकि मुआशरत का बुरा हाल हो जाना था। पाकिस्तान डिफॉल्ट के एज पर खड़ा हुआ है। इन सब को अपनी अपनी फिक्र पड़ गई कि उधर से $1 मिलियन कर्जा भी देना है, ऊपर से असम्बलियां भी टूट गई, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ऊपर से चौधरी फरीद साहब ने भी जब देखा कि इमरान खान ने तो तहैया कर लिया है कि असम्बलियां तोड़नी ही तोड़नी है, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना जो बाल है वो बाजवा के सामने आर्मी की डी में फेंक दिया। जी हमें तो बाजवा साहब ने उधर भेजा था, ताकि हम कल को अगर कुछ ऐसा काम होता है जिसमें अगर इमरान खान को छोड़कर हमें पीडीएम का हिस्सा बनना पड़ता है तो हम कह सकते हैं जी हम तो आपके साथ आ रहे थे, हमें बाजवा साहब ने डरा धमका कर इमरान खान के साथ जबरदस्ती लगा दिया। इसलिए उन्होंने अपनी राहें हमवार करने की कोशिश की, जिस पर मोनोसलाई जो है अपना वो इमरान खान के पास उन्होंने भी जाकर बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं, आप इन सब बातों को छोड़ें। मगर इमरान खान जान गया है कि अगर आप 6-7 सीटों वाले आदमी को भी अगर आप सीएम पंजाब बना देते हैं तो वो भी आपका किस हद तक साथ देगा। अभी आप देख लें सीट एडजस्टमेंट हो रही है, मगर बिल्कुल इमरान खान जैसे कि सीट एडजस्टमेंट करने में बिल्कुल वो किसी सूरत में भी वो मानने को तैयार नहीं है। वक्ती तौर पर उसने बोल दिया ठीक है मैं आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करूंगा, मगर चौधरी फरीद के साथ आई डोंट थिंक सो कि वो किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी इनको सीएम पंजाब भी बनाया तो ये अभी भी वो जो सियासत का बाल है वो जनरल बाजवा की डी में फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेरे साथ या पाकिस्तानी कौम के साथ उनके मुहब्बे वतन भी नहीं है इस हिसाब से। तो मैं फिर इनको किस हिसाब के साथ इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करूं, जो उनकी अपनी सीटें हैं जो मेरी वजह से उन्हें 6-7-8 ली हैं। अगर अभी मैं इनके साथ करता हूं तो ये मुझसे 20-30 मांग रहे हैं, जो उसने बोला कि मुझे नाकाबिले कबूल है। मगर एक सियासी मैदान है, ज़ाहिर है अगर अभी वो चौधरी फरीद साहब की छुट्टी करवाता है तो उसको भी पता है खान साहब को कि हमजा शहबाज शरीफ आ जाएगा, हमजा आ जाएगा तो फिर वही पंजाब भी हाथ से चला जाएगा और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 9 मंथ वो और ज्यादा हार्ड टाइम देंगे। उसके बाद अगर उन्हें 2 साल की और एक्सटेंशन ले ली तो फिर सबका जीना मुहाल कर देंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि हम सब अभी वक्ती तौर पर मिलकर फरीद को सपोर्ट करते हैं, ताकि चौधरी फरीद सीएम की चेयर पर बरकरार रहें। कम से कम वो हमारी पार्टी के इत्तेहादी हैं और ये उनका एक अच्छा फैसला है। अगर 9 मंथ के अंदर मैं कहता हूं असम्बलियां नहीं टूटती तो फिर भी इनको चाहिए कि जब एक्सटेंशन लेते हैं तो चौधरी फरीद को ही सीएम तक साथ रखें। कम से कम वो पंजाब में खड़ा है इनके लिए एक अपना उनका अपना बनकर इत्तेहादी बनकर। तो इसी तरह से ये आगे जा सकते हैं। अगर 9 मंथ के बाद भी 2 साल की और एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर ये बहुत बड़ी बुरी खबर है कौम के लिए। कौम का तबाही और बर्बादी की तरफ चली जाएगी। और आप देख लें कि बिल्कुल अभी आप देखें रेमिटेंस और टैक्स कलेक्शन और कोविड पर जो काबू है वो 0/0 जा रहा है, आप देख लें। और ब्यूरोक्रेट्स को जो तनख्वाहें हैं वो बेचारे रो रो कर मांग रहे हैं। किसी को 2 महीने बाद कुछ मिल रहा है, किसी को 3 महीने बाद कुछ मिल रहा है। जो उनसे भी नीचे गरीब लोग जो दफ्तरों में काम कर रहे हैं उनको देने के लिए इन लोगों के पास पैसा ही नहीं है। और ये कहते हैं जी हम ये सड़कें बना रहे हैं, हमने ये यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, हमने ये बिल्डिंग खड़ी कर दी हैं। आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपके पास तो टैक्स जो है जो कलेक्ट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं है। आप कितना टैक्स ले रहे हैं, आपने कभी कौम को बताया? आपने IMF का जो कर्जा लिया है वो आपने किधर किया? आपने क्या वो कौम को बताया है कि आप ये सब चीजें जो ले रहे हैं ये किधर लगा रहे हैं? कौन सी रोडें बना रहे हैं? कौन से आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं? कौन से आप हवाई अड्डे बना रहे हैं? ये पैसा
किधर जा रहा है। ना तो ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाहें मिल रही हैं, ना या आम गरीब आदमी को किसी किस्म की तनख्वाहें मिल रही हैं। आर्मी वाले खुद परेशान बैठे हुए हैं। अभी जनरल मुनीर आसम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं कहता हूं जी, ये पिछले 40-50 साल से मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आप इसको अभी सीधी शाहराह पर ले भी आए और इसको सीधे रास्ते पर अभी छोड़ दें। 40 साल तो मुझे भी सुनते हुए हो गया है कि ये बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा और ये कब सीधी शाहराह पर पाकिस्तान आएगा और कंट्री हमारी जो मुल्क है वो तरक्की करेगा और मुआशरत ऊपर जाएगी और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। लोगों को बाहर दूसरी कंट्रियों में जाकर काम करना नहीं पड़ेगा। ये आप मुझे जवाब दे दें। हर वक्त यही एक बात सुन सुनकर कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं पूछता हूं पाकिस्तान क्यों नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मैं पूछता हूं पाकिस्तान को नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाले कौन हैं। मैं पूछता हूं आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जिनकी वजह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। मैं पूछता हूं आप उन लोगों से पैसा क्यों नहीं निकलवाते जिनके पास कौम का पैसा है और उनकी वजह से पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा हो गया। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप पाकिस्तान को अभी सीधी शाहराह पर लाकर खड़ा करें, बल्कि लेकर जाएं और कौम को बताएं कि पाकिस्तान अभी ठीक मोड़ के से गुजर चुका है और ठीक हालात की तरफ जा रहा है और इसकी भागदौड़ एक सच्चे सिपाही के हाथ में दे जो पाकिस्तान का मुहिब वतन है और इस